नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है और पंजाब में भी सारे उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन इन दोनों राज्यों में आखिरी लम्हों में जो मुद्दे उछले, उनका वोटर के मन पर कितना असर हुआ होगा, इसी का आंकलन करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर जी मौजूद हैं। नमस्कार भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। भाव पंजाब की बात करें तो वहां मतदान खत्म हो गया है और साथ ही साथ वहां पर जो आखिरी मिनट में मुद्दे आए थे, जिनमें कि आतंकवाद का मुद्दा भी था जो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। किस तरह से आप देखते हैं उस मुद्दे को? कभी कभी क्या होता है, देखो, आप लोग जब चुनाव में जाते हो तो डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में चुनाव एक लड़ाई होती है और लड़ाई में रणनीति तय करती है सब कुछ। तो रणनीति की बात एक और होती है कि रणनीति में आगे क्या होने वाला है आपको पता नहीं होता। देखो, जब शतरंज पर हम खेलते हैं तो क्या करते हैं, तो हम एक मोहरा प्यादा कहाँ यहाँ से उठाकर वहां रखते, किसी को सामने वाले के प्यादे को, मोहरे को मारते हैं। तो उसमें उसके बाद आप क्या करोगे, सामने वाला क्या करेगा, ये भी सोच लेते हैं। ऐसे नहीं कि अरे वो आ गया अपने टप्पे में, मार दो इसको। तो मारने के बाद क्या हमारा प्यादा है, हाथी है, ऊंट है, जो कोई है, वो टिक पाएगा कि नहीं, ये भी सोचना पड़ता है कि इसके बाद सामने वाला कौन से खाने से कहां से आप पहुंच आएगा। या तो ये अगर नहीं सोचे तो जितना आसान नहीं होता। मुझे लगता है पंजाब में जो कुछ आखिरी मोमेंट पर हो गया, वो होने वाला था, वो होने वाला था। जिस ढंग से कुमार विश्वास मैदान में अचानक आ गए, वो कोई नई बात नहीं बता रहे ना। मुझे आप बताइए, इतना जोर शोर से चिल्लाया जा रहा है, लेकिन कोई कुमार विश्वास को ये नहीं पूछता है कि भैया आप जो बात आज बता रहे हो वो तो 4-5 साल पुरानी है, तो इतने दिन चुप क्यों बैठे थे? इसी मौके पर आपने इसका धमाका क्यों किया है? तो ये भी जरूरी होता है ना समझना। तो उनको किसने काम पर लगा दिया होगा। लेकिन खुद केजरीवाल इतना बौखलाया गया है कि ये मैं सवाल पूछ रहा हूं वो क्यों नहीं पूछते केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास को जाहिर तौर पर यह सवाल पूछ सकते थे, क्या आपने आज के दिन के लिए धमाका करने के लिए बॉम्ब रखा था? मुझे एक्सपोज करने की आज क्या जरूरत थी? 4 साल पहले कर देते, 2 साल पहले कर देते। 2 दिन पहले यानी 18 तारीख को शाम 5-6 बजे कुछ प्रचार बंद हो जाता है और उसके ठीक 2 या 3 दिन पहले यह धमाका हुआ है। तो उसका खुलासा करने को टाइम ना मिले। अब देखिए, कल हम गुजरात का वो वर्डिक्ट आ गया, तो वो जो धमाके थे गुजरात में हुए, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो कुछ धमाके पहले हुए और 2 घंटे बाद अस्पताल में भी हुए। तो सोच ये थी कि बाद में जब मिनिस्टर वगैरह पहुंचेंगे वहां जख्मियों को देखने, उस वक्त वो फटेगा। लेकिन जल्दी से वो पहुंच गए, निकल भी गए, उसके बाद धमाका हुआ। लेकिन स्ट्रेटेजी तो थी ना। तो इस ढंग से ये जो मुझे लगता है कुमार विश्वास अचानक सामने नहीं आए, लेकिन उसको उल्टा सवाल ये पूछकर भी उस पर केजरीवाल कुछ खुलासा कर सकते थे या दिखा सकते थे कि ये चाल है। तो वो भी नहीं दिखा पाए क्योंकि वो बौखलाए गए, और उनको बौखलाना यही तो इसकी रणनीति का एक भाग हो सकता है। बिल्कुल। और भाव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास बाहर निकले, उसका कहीं ना कहीं बदला भी तो लेना था। कुमार विश्वास ने इतनी आसानी से थोड़े वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ देते। नहीं, वैसे तो वो निकल ही चुके, बहुत समय हो गया, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, लेकिन समय अब तब था जब प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे एक एक करके निकले जा रहे थे। वो था, वो वक्त था, बोलने का वो वक्त था। देखो, ये जो केजरीवाल जैसे लोग होते हैं बड़े चालाक होते हैं। ये दूसरों का बिल्कुल आराम से इस्तेमाल करते हैं और कचरे जैसा फेंक देते बाद में। लेकिन जब आपको लगता है नहीं उसको तो फेंक दिया, लेकिन मुझे तो मौके की जगह पर बैठा दिया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि
ये इंसान कल मेरा भी आशुतोष करेगा, मेरा भी प्रशांत भूषण करेगा, ये आपको समझना जरूरी है। आपने कुमार विश्वास ने वो गलती कर दी थी कि ट्रेड्स दिखाई देते, जिस ढंग से इन्होंने किरण बेदी के साथ, साजिया इल्मी के साथ बर्ताव किया था, आपको याद होगा वो उस वक्त। आशुतोष को लाया, उनको लाया, और साजिया इल्मी को दिल्ली की लोकसभा सीट तक नहीं दी इन्होंने, जो इनके साथ पहले से थी। शुरुआत आपके पास दिल्ली की 7 सीटें थी, फिर भी केजरीवाल ने उनमें से एक ने उनको भेज दिया कहीं गाजियाबाद वगैरह, मुझे लगता है। तो यहाँ आपको पता चलना चाहिए कि आज इसकी बारी है, कल मेरी बारी है। तो कुमार विश्वास ने देर कर दी थी, लेकिन आज अगर वो समझ लेता है कि इस मौके का फायदा उठाएगा, तो कम से कम थोड़ा उसको डैमेज तो होगा। वो डैमेज के लिए कुमार विश्वास आज अपना फायदा नहीं देख रहे, वो सिर्फ इनका नुकसान देख रहे। और आगे आगे आप जाएंगे उतने केजरीवाल के साथी जो है वो उसको कितना धोखा देंगे, आप देख सकते। धोखा भी नहीं होगा, अगर आप जिस ढंग से बर्ताव करते हो, सामने वाला कभी ना कभी करने वाला है। लेकिन भाऊ, आपको क्या लगता है ये लास्ट मिनट जो मुद्दा आया था, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, या आम आदमी पार्टी को असर तो पड़ा ही होगा वोटिंग पर? हाँ, पड़ा तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा बुरा असर जो है वो दिल्ली पर पड़ेगा। दिल्ली में अभी कारपोरेशन चुनाव वगैरह आने वाले हैं, तो केजरीवाल अगर डरा है तो इसलिए डरे होंगे वो, कि पंजाब में तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना बड़ा होप था। लेकिन अगर पंजाब में इसका परिणाम दिखाई दिया तो दिल्ली में उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि अब कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, और उसमें दिल्ली में तो सिक्योरिटी का मामला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इसका परिणाम तो केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। और मैं बोलते टोटल करके हम देखें, केजरीवाल जिस ढंग की राजनीति करते आए, वो लोगों को इस्तेमाल करते और फेंक देते, और अपने से किसी और का कद बड़ा ना हो, ये हमेशा वो देखते रहते। उनको अगर कोई समझ पाया तो सिसोदिया समझ पाया कि भैया मुझे तो 2 नंबर रहना है, मुझे कभी भी 1 नंबर नहीं बनना है। और इसके लिए केजरीवाल को उन्होंने कन्विंस किया, तो कभी भी तकलीफ इसके बारे में नहीं होती, सिसोदिया को नहीं होती, बाकी सारे डरे हुए होते। लेकिन भाव, जो बात कुमार विश्वास ने कही, पहले गुलपनाग ने भी कही थी, अलका लांबा ने भी कही थी, दबी छुपी जुबान में ये बातें आती थी, और अब तो गृह मंत्रालय ने ये भी कह दिया है कि वो जांच पड़ताल करवाएंगे इस पूरे मामले की, जो भी आरोप कुमार विश्वास ने लगाए हैं। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिल गई है कुमार विश्वास को। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो फंसे हैं केजरीवाल, वो बहुत बुरी तरीके से फंसे, क्योंकि जांच पड़ताल होगी तो चीजें खुलकर सामने आएंगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, और इसका नुकसान तो होगा उनको। अच्छा, एक बात देखिए, एक इंसान कोई एक पार्टी चला रहा है, दिल्ली जैसे सिटी की पार्टी, और ऑल इंडिया बनना चाहते हैं, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है बात। लेकिन आप जब करते हो तो दुनिया हर सब मिले हुए हैं, सब चोर है, यही दूध का धुला है, ये तरीका गलत होता है, ये तरीका गलत होता है। और जब आरोप करते थे, आपको जब गडकरी ने उन पर केस कर दिया, जेटली ने, तो पाँव छूकर आ गए माफी मांगकर। तो कल बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर कपिल सिब्बल ने भी उन पर केस किया था। तो बात है कि सामने वाले बहुत सुसंस्कृत सभ्य निकले कि इन्होंने उनको छोड़ दिया, दूसरा होता तो इनको जेल भेजता। मुझे याद है, अब देखिए कैसे होता है कि जेटली ने जब केस किया तो उनके खिलाफ इनके वकील बने थे जेठमलानी, क्योंकि उनका जेटली पर गुस्सा था। तो इस ढंग से जो इकट्ठा आते हैं, वो जनहित के लिए कोई राजनीति नहीं करते, वो अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए इकट्ठा आ जाते हैं, और जब वो नहीं होता तो पिघल जाते, बिखर जाते। योगेंद्र यादव की कहानी वही है। योगेंद्र यादव लोकपाल आंदोलन में तो थे नहीं, लेकिन देखा कि इसकी एक मूवमेंट बन रही है, तो अपना सोशलिस्ट एजेंडा लेकर वो उधर घुस गए। लेकिन केजरीवाल, उनको लगे उतने तो उल्लू नहीं थे, उन्होंने इसको सीधा करके बाहर भेज दिया। तो इस ढंग से जो अपॉर्चुनिस्ट इकट्ठा आ जाते हैं, उससे कोई जनहित की बात नहीं बनती, नहीं बनती।
और फिर मजेदार तो भाव ये है कि जब ये खुलासे हो रहे थे उसके बाद केजरीवाल ने किस तरह से कह दिया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, मोदी जी और राहुल गांधी भी मिलकर काम कर रहे हैं मेरे खिलाफ। ये किस तरह की बचकानी बातें थी? नहीं, ये तो नई बात नहीं है ना, ये पहले से सब मिले हुए हैं। अमेठी में या रायबरेली में इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता, ये आपस में एक दूसरे को जिताने में मदद करते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए ये तो वाराणसी गए थे ना, याद है ना आपको? और कुमार विश्वास को अमेठी भेजा था, याद है? क्योंकि अगर उधर उनके गढ़ में दूसरी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, तो जैसे कि शीला दीक्षित के खिलाफ ये खड़े हो गए और जीत गए, तो उनका कहना था देखो मैं ज्यादा, तो वो तो ममता ने भी करके दिखाया, उनसे कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये इनका तरीका रहा। लेकिन शुरू में जब उन्होंने मीडिया खरीद लिया था, तो ये हाथ भी उठाए तो उसका भी कोई मायना बताकर मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। और उसमें तो आप तो आज तक पर रही है, आज तक या कौन सा चैनल था मुझे याद नहीं, न्यूज 18 वगैरह होगा उस वक्त, CNN, IBN। तो मुलाकात की कौन सी बात हाईलाइट करनी है, उसकी क्लिप भी अवेलेबल है। हाँ, कि भगत सिंह का ऐसा करो, इसका ये करो, ये हाईलाइट करो, ये बोल रहे थे। तो वो चल गया था। दूसरी बात है कि ठीक है ये कितना चालाक है, लेकिन अगर दिल्ली में इनके पास अच्छा संगठन है जो अपने अपने गली कूचे में लोगों के लिए काम करता है, तो लोग उनको रिस्पॉन्ड करते। लेकिन इसका मतलब दुनिया भर की राजनीति इनके इर्द गिर्द हिलेगी, ये नहीं हो सकता। देखो मुंबई में 68 से लेकर 90 तक बार बार शिवसेना कारपोरेशन में चुनती आई, लेकिन एक MLA चुनने में भी दिक्कत होती थी शिवसेना को, क्योंकि वोटर इतना सयाना होता है, उसको पता होता है कि कारपोरेटर कौन सी पार्टी से लेना है, MLA किस पार्टी से लेना है, MP किस पार्टी से लेना है, चीफ मिनिस्टर किस पार्टी को बनाया, वो वोटर समझता है, ये लोग नहीं समझ पाते। तो आपने देखा कि आतंकवाद का जो मुद्दा था पंजाब से होते होते यूपी पहुंच गया, गुजरात में वर्डिक्ट जब आया तो उसके तार तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, और अब तीसरे चरण का मतदान आज हुआ है, लेकिन आगे के 4 चरणों पर भी उसका असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो ये आया तो बीच चुनाव में आ गया, यानी जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है माना जाता है पूर्वांचल की तरफ, उस समय आ गया। अब देखिए इससे समाजवादी पार्टी के तार मिलते जुलते कहा जाता है। और तीसरी बात क्या, यही समय था, 1 महीने पहले भी वर्डिक्ट आ सकता था, 2 महीने पहले आ सकता था, और वर्डिक्ट गुजरात से आया है। क्या ये तारीख तय करके आया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी कभी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइम पर आ जाए। तो वर्डिक्ट क्या इस समय आने का पहले से तय था, और जिसके आगे चलकर समाजवादी पार्टी से कुछ तार मिलते हैं, ये भी पहले से तय था। अच्छा, ये तो गुजरात का मामला है, इसके तार समाजवादी पार्टी से जुलते मिलते हैं, ये तो गुजरात की गवर्नमेंट को मालूम था, यानी मोदी जी को मालूम था। लेकिन उस पर जुडिशियरी की मुहर लग गई, वो बीच चुनाव में, तो थोड़ा शक होता है कि टाइमिंग क्या है। मैं जुडिशियरी पर शक नहीं ले रहा हूं, लेकिन कभी कभी टाइमिंग में सोचना पड़ता है। जुडिशियरी भी हो तो जुडिशियरी में उनकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो गवर्नमेंट से कनेक्ट करती है, उसका भी कुछ प्रभाव होता है। हम देखते हैं बार बार कि महाराष्ट्र में एक किसी को नीचे वाली जो अदालत होती है उसमें किसी को जमानत नहीं मिलती, हाईकोर्ट ने नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट में जाकर मिलती है। इसका प्रभाव लोकल लेवल पर कुछ ना कुछ तो है ना, जुडिशियर पर भी। इसका और क्या हम रीजनिंग कर सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ भड़क जाते हुए कि क्या क्यों बार बार ऊपर आते, आप करते ही नहीं काम, क्यों हर आदमी को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। ये गुस्से में आकर चंद्रचूड़ बोले थे ना अर्नब के मामले में, क्या जरूरत थी इसकी, बेल इज अ रूल। इन्होंने बताया था ना 40 साल पहले का डिसीजन है, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ता है ऐसे केस।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो गुजरात का वर्डिक्ट आ गया, जिसका इम्पैक्ट यूपी के पूर्वांचल इलाका जो है, जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, उसी समय आना, वहां का चुनाव बाकी है, इसी समय आना, इसमें कोई इंटरकनेक्शन हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने टाइमिंग की बात की। और बहुत राजनीति में टाइमिंग ही तो मैटर करती है। कुमार विश्वास ने भी टाइम देखकर बम फोड़ा, और अगर ये वर्डिक्ट आया तो इसकी भी टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है, समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बिल्कुल। देखो, मैं बीजेपी का एक समर्थक रहा हूं, किस हद तक हूं मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी कुछ चालाकी करती है, कुछ राजनीति रणनीति करती है, तो वो भी लोगों को एक्सप्लेन करना पत्रकार बन के मेरा काम है। देखो, एक टीचर होता है, वो टीचर बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, तो वो इसलिए पढ़ाता है कि आगे चलकर उस टीचर की उसको जरूरत नहीं चाहिए, वो बच्चा आगे 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 निकल जाता है। टीचर जितना ग्रेजुएट हुआ है उससे दुगुना ग्रेजुएट बच्चा हो जाता है आगे चलकर। तो वो जो टीचर का काम होता है, प्राइमरी टीचर का या स्कूल के टीचर का, वही पत्रकार का काम होता है। हम जनता को, मतदाताओं को, वोटर को, सिटीजन को इस ढंग से समझाए कि हमारी जरूरत ना बचे, जो घटनाएं हो रही है उसका अन्वयार्थ जो है, अर्थ है, जो मायने है, वो खुद लोग निकाले। इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरा मतलब केजरीवाल कैसे हारने वाला है या बीजेपी जीतने वाले, बीजेपी बहुत चालाक निकली, ये दिखाना मेरा काम नहीं है। वो पर्सनल है। अगर बीजेपी मुझे पसंद है, नापसंद है, आम आदमी पसंद, पार्टी पसंद नापसंद है, वो पर्सनल बात है। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें लोगों को वो समझाना जरूरी होता है कि भाई ये घटना किस ढंग से समझे, किस नजर से देखे। अगर ये नजर लोगों में आ जाती है तो लोग खुद समझ, और जितने लोग ज्यादा समझदार बनेंगे, डेमोक्रेसी भी उतनी ही मैच्योर होती जाती है, मैच्योर होते। अब देखो, आप बाकी जो चल रहा है, मैं आपका वो सत्या हिंदी वगैरह बहुत कुछ देखता हूँ चैनल पर, तो ये बीजेपी हार रही है, दूसरे चरण में बीजेपी साफ हो गई है। भाई समझ नहीं पाता ये क्या बोल रहे हैं, ये 10 मार्च के बाद ये क्या बोलेंगे। अब मैं आपके जो दर्शक है उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब पर जाइए, टाइम पास करने के लिए आपको जो टाइम पास चाहिए तो यूट्यूब पर जाइए, और 5 साल पुराने जो एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, यही यूपी के 2017 के चुनाव, तो कहां तक इन्होंने कल्पना विलास किया है कि हाँ, अरे बीजेपी तो 170 पर आकर अटक जाएगी, फिर गवर्नमेंट कैसी बनेगी, क्या मायावती 72 और बीजेपी 170 मिलकर 224 बनते हैं तो इनकी सरकार बन सकती है का। थर्ड सिचुएशन, चौथा सीन, पांचवा सीन, ये सब आपको उसमें मिलेगा। और चुनाव रिजल्ट क्या आ गए, 300 से जाके ज्यादा, यानी मेजॉरिटी का सवाल ही नहीं था। लेकिन ये अपना जो कल्पना, तो ये लोगों को समझाते भी नहीं, खुद समझते नहीं, क्योंकि वो समझना भी नहीं चाहते। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मेरा तरीका ये कि मेरी पसंद नापसंद अलग है, मुझे कोई बात पसंद हो या ना हो, इस ढंग से दुनिया चलती नहीं है। मुझे नापसंद हो तो भी ममता बनर्जी जीतती है तो जीती है, उनकी गवर्नमेंट बनेगी। बीजेपी को, मेरी पसंद है बीजेपी, तो नेक्स्ट चुनाव बीजेपी जीत पाएगी, उसके लिए बीजेपी को प्रयास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उस पर बोलूंगा। लेकिन ममता जीती है तो गलत ही हो गया है, ये बोलना। देखो, वोटर पर अगर हम डेमोक्रेसी निर्भर मानते हैं तो वोटर जो हमको वर्डिक्ट देता है वो मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये कि इसमें किस ढंग से राजनीति चल रही है, क्यों चल रही है। तो हर इंसान को अपना तरीका होता है करने का। बिल्कुल भाव। और जिस तरह से भाव समाजवादी पार्टी में हम देख रहे हैं कि करहल की बड़ी हॉट सीट है, वहां से अखिलेश मैदान में है, लेकिन फिर उनको देखिए आज के माहौल में पता नहीं किस बात का डर है कि वो अपने पिता को जगह जगह घुमा रहे थे, वोट मांगने की अपील उनसे करवा रहे थे। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? उनको तो बड़े आश्वस्त होना चाहिए था कि वो तो सीएम के तौर पर प्रोजेक्टेड है,
समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें तो आश्वस्त होना चाहिए, घर बैठ के उनको अपनी सीट निकालनी चाहिए। देखो अब आपसे ही बात करते हुए ऐसा 1 महीना हो गया होगा शायद, जब इन्होंने बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी, और पहले लिस्ट में जब योगी का नाम डिक्लेयर कर दिया था जो चौथी पांचवी राउंड में है, तो ये बोले देखो इनको तो घर वापस भेज दिया। मैंने उस वक्त आपके वीडियो में बोला था कि ये मजाक कर रहा है, ये मजाक गलत है। बिल्कुल। एक सन्यासी है, उसका कोई घर नहीं होता, उसकी घर वापसी क्या होगी, ये मैंने बताया था। लेकिन इससे चर्चा शुरू हो जाएगी, वो तो कम से कम लोगों के सामने जा रहा है, क्या तू आने वाला है, ये अखिलेश को पूछा जाएगा और अखिलेश को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर उनकी दौड़ धूप शुरू हो गई कि भाई आजमगढ़ से लड़े तो आजमगढ़ में 5 में से कौन सी चुनाव क्षेत्र में लड़े, फिर आजमगढ़ से उठकर कन्नौज आ गए, कन्नौज में कहाँ लड़े, पिता की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ निकाली, तो फंसे कहाँ, वही फंस गए ना। ये मैंने आज नहीं 1 महीने पहले बताया था कि इन्होंने योगी की मजाक उड़ाया, घर वापसी ये इनको महंगा होने वाला पड़ने वाला है, मैंने बोला था। आप ढूंढ निकालो, आपके वीडियो में मिलेगा। तो मैं वो लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ऊपरी तौर पर देखे तो हाँ कैसे योगी को सबक सिखाया, कैसे मोदी का नाक काट दिया इसने, ऐसे उनके चमचों को लगा होगा, लेकिन वो खुद को किसी संकट में धकेल रहे हैं, ये कोई नहीं बोल रहा था। मैं बोला था उस वक्त कि इनका ये बयान गलत है, बोला था मैं, और पूरे देश में किसी पत्रकार ने ये बोला था, क्यों नहीं बोला था? तो उस वक्त जो तालियां बजा रहे थे वो अखिलेश को डुबा रहे थे। लोगों को देखो, मैंने उस वक्त इसलिए बोला था कि लोग समझे कि भैया दिखाई देता है क्या कि हाँ ये तो इसकी बल्ले बल्ले हो गई, आदित्यनाथ तो फंस गए, ऐसा हमको लगता है, लेकिन वस्तु स्थिति वैसी नहीं होती, फैक्चुअल वैसा नहीं होता। तो वो अगर समझना है तो जो कुछ हो रहा है उसका मायने हमें समझना चाहिए। इसलिए मैंने उस वक्त बोला था। और अभी क्या हालत है देखो, कि पिता की समझो 30-35 साल 40 साल पुरानी विरासत है, वहां भी ये जाकर डरा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो उसको ये चुनाव नहीं लड़ने की जरूरत थी, एमएलसी बनकर भी चीफ मिनिस्टर हो सकते जैसे हमारे उद्धव ठाकरे है। लेकिन इन्होंने खुद को फंसा दिया। क्यों? लोग तालियां बजाए। जब आप लोगों की तालियों के लिए कुछ कसरत करते हो ना, तो आप धोखे में पड़ जाते हो। आप अपने आनंद के लिए लो, ये कौशल सिर्फ मेरे पास है, तो आपका ध्यान पूरा उस कसरत में रहता है। जब लोग आपका ध्यान तालियों की तरफ जाता है तो कसरत में गलती हो जाती है, आप गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो अखिलेश के लिए ये बात हो गई है कि उनकी वो तालियों के आवाज में इतने डूब गए कि कहाँ बैलेंस संभालना है वो भूल गए। और भाव, क्योंकि बीजेपी ने भी तो वहां पे बहुत बड़ा दांव खेला ना, केंद्रीय मंत्री बघेल को मैदान में उतार कर, जो कि मुलायम सिंह यादव के करीबी भी रहे एक वक्त में, अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी को समझते हैं। तो वो जो दाव है वो भारी पड़ता दिख रहा है अखिलेश पर, इसीलिए शायद डरे हुए। वो तो देखो ये भी समझना जरूरी है, बीजेपी ने एक तगड़ा कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया, देखिए, तो उससे अखिलेश को धोखा नहीं था, मैं मानता हूं, जो मेरी राजनीति की समझ है उससे। लेकिन ये भी दिखाना पड़ता है कि देखो हमने कितना तगड़ा कैंडिडेट भेज दिया है। जैसे आपको याद होगा अमेठी में 2014 में स्मृति ईरानी को मोदी जी ने भेजा था, उनको मालूम था वो हारेगी, लेकिन ये लड़ाई तो जमीन तैयार होती है, तो वो दिखाने का मामला था। तो यहां भी बघेल को भेजा है तो दिखाने के लिए भेजा है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत जो दिखाने से भी अखिलेश डरेगा ये मालूम था। स्मृति ईरानी को लाकर अमेठी नहीं जीत सकते, ये जितना बीजेपी को 2014 में मालूम था, उतना इनको आज भी मालूम है कि बघेल की जगह दूसरा कोई हो तो भी हम अखिलेश को हरा सकते हैं लड़ाई करके। लेकिन बघेल को लाने से क्या हो गया कि लोगों के सामने अखिलेश कितना डरा हुआ है उसका शो हो जाता है। तो बघेल को लाके एक सीट जीतनी नहीं है, उसका प्रभाव जो है
वो इतना बनाना है कि अखिलेश डरा हुआ है, ये इंप्रेशन चला जाता है तो बाकी के 400 सीट पर भी उसका प्रभाव हो जाता है कि अरे ये 400 सीट जीतने की बात कर रहा है, अपनी सीट के लिए डरा हुआ है। तो बहुत सारे समझो आपके किसी भी पार्टी के वोटर होते, उसमें 2-4% ऐसे होते जो आपकी पार्टी के साथ होते क्योंकि उनको लगता है ये पार्टी जीतेगी। अगर नहीं जीतती है तो बोलते हैं मैं हारने वाली पार्टी के साथ क्यों जाऊं, वो निकल जाते, समझे। तो ये दिखाना जो पोस्टरिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन भाव ये बताइए कि ये जो हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई है दूर कर्नाटक में हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर पड़ा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं से ये भी कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रिएट किया गया है। नहीं, उसका उन्होंने फायदा उठाया है। वो तो कर्नाटक में ये मामले छोटे मोटे होकर बहुत सालों से चल रहे, जानबूझकर चल रहे, और कांग्रेस कर रही है। समाजवादी पार्टी, अब समाजवादी पार्टी का नुकसान वहां होगा कि वो मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और जोर शोर से ओवैसी उस पर भी हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है। वो समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान करे, क्योंकि लोग जब सोचते, हमने इस पर एक वीडियो किया है शायद, कि लोग सोचते होंगे कि आज ये बोल रहे कि हमको हिजाब चाहिए, कल बोलेगे नहीं नहीं सब लड़कियों को हिजाब होना चाहिए, नहीं तो वो भी हमारा रिलीजन का इंसल्ट होता है, तो हम क्या करेंगे। ये आज 18, 19, 20 साल की जो पहली बार वोटिंग करने वाली बच्चियां है यूपी में, ये तो वो सोचेगी कि आज अपने लिए बोल रहे, कल हमारे लिए भी बोलेगी, हम पर सख्ती करने के लिए बोलेगी। तो ये हिजाब का जो इम्पैक्ट यूपी में होगा वो शायद उस तरीके से होगा, काउंटर पोलराइजेशन के लिए होगा। भाव एक और मुद्दा जो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, जिस तरीके से चन्नी ने प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैये शब्द का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद अब खबर ये भी है कि यूपी के चुनाव प्रचार में उतरने वाले थे चन्नी, लेकिन अब कांग्रेस आला कमान ने ब्रेक लगा दिया है। उनको लग रहा है कि बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये मुद्दा भी, क्योंकि कांग्रेस वैसे तो कहीं भी खेल में है ही नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत उनको उम्मीद थी वो भी धराशायी होती दिख रही है इस मुद्दे की वजह से। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, आप कितने भी देखो गावस्कर है, विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर है, वो युवराज के सामने फीके हो गए। जो 6 बॉल में 6 सिक्सर कभी गावस्कर ने लगाए, सचिन ने लगाया नहीं। मुझे तो याद है, गावस्कर तो हमारे जमाने का हीरो था। तो अगर 2 4 जाती है, 2 बाउंड्रीज उन्होंने मारी, तो तीसरा बॉल वो प्लेड करते थे, क्योंकि उसकी नशा आना शुरू हो जाता है। और जब बॉलर भी चालाक होता है, 1-2 4 मारने देता है, लेकिन फिर कसकर बॉलिंग करता है और उसमें आप फंस जाते हो। तो जो चन्नी वगैरह थे या सिद्धू, उनको कहीं ना कहीं रोकना जरूरी था कि इतनी हवा में मत जाओ, क्योंकि उसके बाद गलती होती है। आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस पर चले जाओ तो गलतियां शुरू हो जाती है, और वही गलती हो गई। अब देखिए, उन्होंने तो गलती कर दी भैया बोलकर, लेकिन बाजू में प्रियंका खड़ी थी, उन्होंने ताली बजा दी। तो ये तो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, प्रियंका ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उनको भी नशा थी ना उस वक्त, भीड़ इतनी बड़ा शुरू हो गया। तो वो ध्यान में रखना पड़ता है, और इसलिए मैं मोदी जी को मानता हूं, इसलिए कि हर वक्त हर सेकंड उनको ध्यान होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं किस माहौल में खड़ा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परिणाम क्या हो सकता है। देखो, आपको वो बार बार मैं याद देता हूं, वो रेणुका चौधरी का किस्सा जो था, मोदी ने इतना कसकर थप्पड़ मारा था, लेकिन आप उनके शब्द नहीं पकड़ सके। रामायण के बाद ऐसी हंसी नहीं सुनी। यानी कि शूर्पणखा बोले नहीं, लेकिन आपको शूर्पणखा समझना जरूरी है, और चुप हो गई वो। बाद में सब लोग चिल्लाए, लेकिन मोदी जी को शब्द में नहीं पकड़ सकते। ये फर्क होता है। यानी मैं कहाँ खड़ा हूं और किस ढंग से बोलूंगा, ये हर सेकंड उनको ध्यान होता है।
मैं दूसरी बात बोलूं कि आप अगर पुराने जमाने के कोई आपको वीडियोस मिले तो लालू को देखो। लालू वो जो गवार गांव का नेता इस ढंग से पेश होते थे ना, उतने वो है नहीं, है नहीं। कैमरा ऑन है ना तो वो गवार बन जाते थे। क्योंकि मैंने 2 बार देखा था कि उनको मालूम नहीं था कैमरा चल रहा है, और वो इतना नॉर्मल थे और पॉलिटिशियंस ऐसे। लेकिन जिस मोमेंट उनको पता चल गया कि कैमरा चल रहा है तो वो गवार बन गए। तो पोस्टरिंग होता है, अगर उसका ध्यान आपको नहीं रहा तो आपसे गलती होती है। वो चन्नी की हो गई, वो प्रियंका की हो गई। और आपको बाला साहब ठाकरे की बात बोल दूं, मुंबई में उत्तर भारतीयों का एक मेला शिवसेना ने रखा था। ये बहुत 98 वगैरह की बात है मेरा ख्याल है, तो 98 99 वगैरह होगा। तो वहां बहुत सारे वक्ता थे, ये बोल रहे थे कि बार बार हमको मुंबई में भैया भैया बोला जाता है, इंसल्ट किया जाता है। तो बाला साहब सुन रहे थे, तो जब वो बोलने के लिए खड़े हो गए तो बोले तुम तो यूपी से आते हो तो तुम भैया हो, तो भैया बोलेंगे, क्यों नहीं भैया बोलेंगे। तुमको गुस्सा आता है तुम हमको घाटी बोलो, लेकिन हम तुमको भैया ही बोलेंगे। मराठियों को इंसल्ट करने के लिए आप लोग घाटी बोलते हैं ना, हमको घाटी बोलो, हम आपको भैया ही बोलो। इतनी तालियां बज गई, जो तकरार कर रहे थे वो खुश हो गए। यानी वही शब्द कैसे घुमाना है उसका उनको ध्यान होता था। यानी जिस शब्द की तकरार थी, वो शब्द को उन्होंने रिस्पेक्ट दे दिया कि तुम हमको घाटी बोलो, क्या बात है, हम आपको भैया बोलेंगे। भैया गाली तो है नहीं, भैया गाली नहीं है, ये इन्होंने ढंग से समझाया। तो ये बात होती है, आपको बोलना, देखो गिन चुन कर शब्द निकालने पड़ते, तो इनको इतना बैलेंस नहीं रहता, वो गलती कर जाते। और भाव, अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे हम लगातार बात करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी और पंजाब की भी, पंजाब में वोटिंग हो गई है, आप यही कहते आ रहे हैं कि हंग असेंबली आपको दिख रही है, लेकिन अब जो नए नए मुद्दे आए या जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक के बाद एक आखिरी लम्हों में पंजाब के दौरे किए और जिस तरह की बातें उस वक्त भी चन्नी ने कही, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो कहीं खेल में नहीं थी लेकिन अब कुछ हद तक खेल में है उनकी बदौलत? नहीं नहीं, वही तो उनसे मैंने आपको बोल दिया था पहले कि मेरे ख्याल से बीजेपी को पंजाब में मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बनना है, उससे ज्यादा उनको कुछ अचीव करना नहीं। हाँ, कुछ अच्छा हो गया तो बढ़िया है, 2 नंबर की पार्टी बन गई तो वो बोनस है। देखो एक बात आप समझ लो, आप किसी ट्रेन से जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, कहीं है ट्रैफिक जाम में फंस गई हो और टाइम निकलता जा रहा है तो हम डेस्परेट हो जाते हैं, अरे गाड़ी निकल जाएगी, अरे फ्लाइट ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आप वहां पहुंचते हो 10 मिनट देरी से, और वहां जाके पता चलता है कि भाई ट्रेन तो 20 मिनट देरी से आने वाली है, तो आप खुश हो जाते आप खुश हो जाते हो। लेकिन उल्टी बात सोचो, आप 10-15 मिनट जल्दी पहुंच गए और जब ट्रेन 20 मिनट लेट है ऐसी घोषणा होती है तो आप गाली देना शुरू कर देते हो, इनको टाइम पर ना नहीं आ सकते। बात तो एक ही है, ट्रेन 10-20 मिनट लेट है, लेकिन आप जिस सिचुएशन में हो उस पर निर्भर होता है। तो इसलिए बीजेपी का टारगेट जो मैंने देखा है वो ये इतना ही है कि उनको पंजाब की पॉलिटिक्स में मेनस्ट्रीम पार्टी बनना है। अगर 2 या 3 नंबर की भी पार्टी बन जाती है हंग पार्लियामेंट में, हंग असेंबली में, तो उनके लिए तो बोनस बन जाएगा, बोनस बन जाएगा। और यूपी की तो बात अलग है, यूपी में सामने लड़ने वाला अगर कोई नहीं, लड़ने वाला कोई नहीं है, तो उनको मेजोरिटी मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, 300 अगर पार करते हैं तो वो बीजेपी के लिए बड़ी अचीवमेंट हो। मेजोरिटी लाना है बीजेपी के लिए बड़ी बात यूपी में है नहीं। हाँ ठीक है, बाकी ये सब एंजॉय करे कुछ 10 मार्च तक, जो बीजेपी हारेगी बोलने वाले, उनको एंजॉय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आज से बीजेपी जीतेगी ये बोलना चाहिए, बेचारे, नहीं तो बाद में रोने का कारण नहीं हो रहेगा ना। आज से रोना शुरू कर देंगे तो 10 मार्च के बाद क्या करेंगे, सर पटकेंगे।
तो इसके लिए सर नहीं पटकना है, तो आज के लिए तो उनको ये बोलना जरूरी है कि नहीं बीजेपी तो खत्म हो गई, बोल दे। तो इस खुशफहमी में उनको कम से कम 10 मार्च तक रहना चाहिए। और उनके बिल्कुल जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बिना सिर पैर की बातें वो लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी कर रहे हैं, तो चलिए उनका भ्रम भी बरकरार है। अंजू एक बात समझ लो, जो बिल्कुल स्टडी नहीं करता फिर भी परीक्षा के दिन के सेंटर में जाके बैठता है, वो क्या बाहर आके बोलता है नहीं नहीं मैं तो अब नापास हो गया हूँ, बोलता है। वो अपने माँ बाप को भी चुनाव के परीक्षा के रिजल्ट के दिन तक बोलता है नहीं नहीं हो जाएगा, हाँ ये मैथमेटिक्स से थोड़ा कम हो जाएगा, साइंस में इतना, लेकिन नापास होने वाला हूँ, फेल होने वाला हूँ, ये तो कोई भी स्टूडेंट अपने माँ बाप को नहीं बोलता। तो यही बात समझ लो, आप तो पता चलेगा ये खुशी मना रहे तो मना नहीं। बिल्कुल भाव, स्टूडेंट्स की तरह ही इस वक्त राजनीतिक पार्टियों की हालत है, और खासतौर पर उन लोगों की भी यही हालत है जो अपने विश्लेषण के जरिए अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को आगे दिखाने की कोशिश करें। लेकिन 10 मार्च को ही हालात, तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। आपने विस्तार से इस मसले पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दिखाओ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।